नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह बीए पार्ट सेकंड की क्लास है और हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं का अध्ययन कर रहे हैं और जो अध्याय या जो विषय हमारा चल रहा है वह है ब्रिटिश संसद। और इसके अंतर्गत आज हम जिन दो टॉपिक या दो विषयों की चर्चा इस व्याख्यान में आपके साथ करेंगे वे हैं लॉर्ड सभा की आलोचना और लॉर्ड सभा की उपयोगिता। तो पहले हम देखेंगे कि लॉर्ड सभा की आलोचना किन आधारों पर की जाती है और फिर यह जानने का प्रयास करेंगे कि लॉर्ड सभा की ब्रिटिश संविधान में क्या उपयोगिता है, ब्रिटिश राज व्यवस्था में क्या उसकी उपयोगिता है। तो हम पहले प्रारंभ करते हैं लॉर्ड सभा की आलोचना। वंशानुगत आधार पर संगठित, आप जैसा कि जानते हैं लॉर्ड सभा जो है वंशानुगत आधार पर संगठित है और वंशानुगत आधार पर संगठित होने के कारण 20वीं सदी के प्रारंभ से ही लॉर्ड सभा निरंतर आलोचना की पात्र रही है। वंशानुगत जो सदस्यता है इसकी लॉर्ड सभा की, उसके आधार पर इसकी निरंतर आलोचना की जाती रही है। और ब्रिटिश राजनीति के एक प्रमुख दल जिसका नाम है मजदूर दल के द्वारा तो 1907 से ही यह कहा जाता रहा है कि लॉर्ड सभा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जो ब्रिटेन का एक प्रमुख राजनीतिक दल है मजदूर दल या लेबर पार्टी, वह कहता रहा है 1907 से ही कि लॉर्ड सभा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। J.R. क्लाइंस कहते हैं के शब्दों में मजदूर दल का मत है कि लॉर्ड सभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता। यदि उसे सुधारा नहीं जा सकता तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जो मजदूर दल का मत है, जो मजदूर दल की राय है लॉर्ड सभा के बारे में, उसको J.R. क्लाइंस ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है कि लॉर्ड सभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता। यदि उसे सुधारा नहीं जा सकता तो उसे समाप्त कर दिया जाना ही ठीक रहेगा, ऐसा मजदूर दल का मानना है। लॉर्ड सभा की आलोचना करते हुए यह कहा जाता रहा है कि यह निहित स्वार्थों का दुर्ग है, यानी इसमें निहित स्वार्थ, जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसमें अनुदार दल को स्थायी रूप से बहुमत प्राप्त है। जो ब्रिटेन का दूसरा प्रमुख दल है अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी, तो इस दल को लॉर्ड सभा में स्थायी रूप से बहुमत प्राप्त है तथा इसके सदस्य अपने कार्यों के प्रति बहुत अधिक उदासीन हैं। ठीक है, तो क्या बात कही जाती रही आलोचना में कि यह एक निहित स्वार्थों का दुर्ग है जिसमें अनुदार दल के लोगों को बहुमत प्राप्त है और यह जो लॉर्ड सभा है अपने कार्यों के प्रति बहुत अधिक उदासीन है। 1958 के लाइफ पियरेज एक्ट यानी आजीवन पियर जो अधिनियम बनाया गया था के द्वारा वंशगत सदस्यों की संख्या बहुत कम कर दी गई है। इस बारे में हमने चर्चा आपके साथ पिछले वीडियो में की थी कि 1958 का जो आजीवन पियरेज अधिनियम था, एक्ट था, उसके द्वारा जो वंश परंपरा पर आधारित सदस्य हैं या वंशगत सदस्य हैं की संख्या बहुत कम कर दी गई है और वर्तमान वंशगत सदस्यों की मृत्यु के उपरांत वंशगत प्रावधान समाप्त हो जाएगा। जो अभी तक वंश परंपरा के आधार पर सदस्य बने हुए हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद वंशगत प्रावधान समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा के प्रति की गई कुछ आलोचनाएं अब अर्थहीन हो गई हैं, लेकिन आज भी लॉर्ड सभा की रचना और कार्यकरण की जो स्थिति है उसे दृष्टि में रखते हुए इसकी आलोचना की जाती है। अब हम देखेंगे कि आलोचना के आधार क्या हैं जिनके आधार पर लॉर्ड सभा की आलोचना की जाती है। पहली जो आलोचना है वह क्या है? यह एक अलोकतंत्रीय संस्था है। अलोकतंत्रीय यानी जो लोकतंत्रीय पद्धति के अनुकूल नहीं है। 1958 के पूर्व लॉर्ड सभा के लगभग 90% सदस्य वंशगत होते थे। ठीक है, लेकिन आज
वंशगत सदस्यों की संख्या 90% से घटकर लगभग 20% रह गई है तथा वंशगत सदस्यों की संख्या निरंतर कम होती चली जाएगी। लेकिन आज भी लॉर्ड सभा को एक अलोकतंत्रीय संस्था कहना होगा या कहा जाता है। लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। जैसे भारत की व्यवस्थापिका या संसद जो है उसका दूसरा सदन राज्यसभा है, वह परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो इसी प्रकार ब्रिटेन की व्यवस्थापिका या पार्लियामेंट का द्वितीय सदन जो है अर्थात लॉर्ड सभा जो है वह भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए, लोकतंत्रीय सिद्धांत यह कहते हैं। पर वर्तमान समय में भी लॉर्ड सभा के गठन का आधार निर्वाचन न होकर मनोनयन है, यानी नॉमिनेशन के आधार पर इसके सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। यद्यपि अधिकांश सदस्य ऐसे हैं जिनका मनोनयन योग्यता के आधार पर हुआ है। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि जो कोई भी लोकतंत्रीय संस्था होती है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होनी चाहिए, लेकिन जो लॉर्ड सभा है वह न तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है न अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अधिकांश सदस्यों का मनोनयन के आधार पर चयन किया जाता है। ठीक है, तो भले ही उनका योग्यता के आधार पर चयन हुआ हो लेकिन वह अलोकतंत्रीय है ही कहलाएगी, क्योंकि उसमें चुनाव का तत्व नहीं है, निर्वाचन का तत्व नहीं है, न तो प्रत्यक्ष रूप से न अप्रत्यक्ष रूप से। मनोनयन या योग्यता आधारित मनोनयन के आधार पर गठित संस्था को एक कुलीन तंत्रीय संस्था ही कहना होगा। अतः आज भी यह कहा जा सकता है कि लॉर्ड सभा रचना की दृष्टि से लोकतंत्रीय प्रवृत्तियों या लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात। अब देखते हैं दूसरी बात। लॉर्ड सभा को निहित स्वार्थों का दुर्ग भी कहा जाता है। प्रतिनिधि संस्था के द्वारा समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। लोकतंत्रीय सिद्धांत, लोकतंत्र में क्या होता है, शासन व्यवस्था में कोई भी जनता की प्रतिनिधि संस्था जो है उसमें सभी वर्गों का, जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यद्यपि 1958 के बाद लॉर्ड सभा में श्रमिक हितों से जुड़े कुछ सदस्यों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है, लेकिन आज भी लॉर्ड सभा अधिकांश अंशों में समाज के एक ही वर्ग अर्थात जो धनी मानी वर्ग है का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि अन्य देशों के उच्च सदनों के सदस्य विभिन्न वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण लॉर्ड सभा को धनिकों की सभा कहा जाता है, न कि कुलीन जनों का सदन। कार्टर के शब्दों में लॉर्ड सभा केवल संपत्ति विशेषाधिकार का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती, वह तो वास्तव में स्वयं संपत्ति और अधिकारों का गढ़ है। केवल धनी मानी वर्ग के प्रतिनिधि होने के कारण लॉर्ड सभा ने अधिकांशतया प्रगतिशील और जनहितकारी नीतियों का विरोध ही किया है। बात समझ में आई कि निहित स्वार्थों का दुर्ग है। इसमें अधिकांश जो सदस्य हैं वे धनी मानी लोग हैं, धनिक वर्ग के लोग हैं, और ऐसे लोग जो हैं प्रगतिशील और जनहितकारी नीतियों का विरोध करते रहे हैं, इसलिए इसे निहित स्वार्थों का दुर्ग भी कहा जाता है। तीसरी जो बात है वह है इसकी दोषपूर्ण प्रक्रिया, अर्थात लॉर्ड सभा की जो प्रक्रिया है, इसकी कार्य करने का जो तरीका है वह दोषपूर्ण है। लॉर्ड सभा की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है। लगभग 1200 सदस्य, वर्तमान में लगभग लॉर्ड सभा में 1200 के आसपास सदस्य हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसकी सदस्य संख्या कोई निश्चित नहीं है, यह घटती बढ़ती रहती है। तो लगभग 1200 सदस्य संख्या वाले लॉर्ड सभा की गणपूर्ति 3 है। हमने गणपूर्ति की चर्चा आपके साथ की थी, गणपूर्ति क्या होती है, और लॉर्ड सभा की गणपूर्ति 3 है, इस बारे में भी हमने आपको बताया था। तो जो 1200 की विशाल संख्या वाला जो सदन है उसकी गणपूर्ति मात्र 3 है, अर्थात उसकी बैठक के लिए 3 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, जबकि लोक सदन की गणपूर्ति 40 है, और लोक सदन की संख्या लॉर्ड सभा से कम होते हुए भी इसकी गणपूर्ति 40 है। विश्व के किसी भी विधायी सदन में
इतने कम सदस्यों की उपस्थिति में विधायी कार्य नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इसे दोषपूर्ण प्रक्रिया की इतना विशाल सदन होने के बावजूद इसकी गणपूर्ति मात्र 3 है और 3 लोगों की उपस्थिति में क्या कोई विधायी कार्य किया जा सकता है? नहीं, तो इसे हम दोषपूर्ण प्रक्रिया कहेंगे। लॉर्ड सभा की कार्यवाही के नियम भी निश्चित नहीं है, इसके कोई निश्चित कार्यवाही के नियम नहीं है और सदन के अध्यक्ष को अधिकार नहीं है कि वह सदस्यों को अनुशासित रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सके। ठीक है, तो एक दोष क्या हो गया कि इसके कार्यवाही के कोई निश्चित नियम नहीं है और सदन का जो अध्यक्ष है उसको अधिकार नहीं है कि वह सदस्यों को अनुशासित रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सके। लॉर्ड सभा के सदस्य लोक सदन के सदस्यों की भांति दलीय आधार पर संगठित नहीं है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि लॉर्ड सभा के सदस्य जो हैं लोक सदन के समान दलीय आधार पर संगठित नहीं होते, इसलिए आलोचकों ने इसे एक नियमबद्ध सदन की अपेक्षा एक गड़बड़ घोटाला सदन कहा है। ठीक है, चौथी आलोचना क्या है? विधायी और कार्यकारी शक्ति की निरर्थकता। जो हमने लॉर्ड सभा की शक्तियों के बारे में पढ़ा था उसमें विधायी और उसकी कार्यपालिका या कार्यकारी जो शक्तियां थी वे भी निरर्थक हैं, ऐसा आलोचकों का मानना है। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के पारित होने के बाद कानून निर्माण के क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति बहुत निर्बल हो गई है। लॉर्ड सभा का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल लोक सदन के ही प्रति उत्तरदायी होता है। आलोचकों का कहना है कि जब लॉर्ड सभा कानून निर्माण और प्रशासन के क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं है तो ऐसे सदन के अस्तित्व का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो विधायी और कार्यपालिका संबंधी इसकी शक्तियां हैं वे निरर्थक हैं क्योंकि जो विधायी शक्तियां हैं वे 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के द्वारा छीन ली गई हैं, नाम मात्र की शक्तियां रह गई हैं और लॉर्ड सभा जो है कार्यपालिका पर भी कोई नियंत्रण नहीं रखती क्योंकि मंत्रिमंडल अंतिम रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। पांचवी आलोचना क्या है? द्वितीय सदन के रूप में अनुपयोगिता। अनेक लेखकों के अनुसार द्वितीय सदन के रूप में लॉर्ड सभा अनुपयोगी और हानिकारक संस्था है। ग्रिब्स के मत में लॉर्ड सभा की अनुपयोगिता के 3 कारण हैं। जो लॉर्ड सभा को अनुपयोगी और हानिकारक संस्था कहा गया है तो ग्रिब्स ने 3 कारण बताए हैं। पहला है, अब व्यवहार में लोक सदन स्वयं विधि निर्माण कार्य के लिए एक द्वितीय सदन है। जो लोक सदन है वह स्वयं ही विधि निर्माण कार्य के लिए एक दूसरा सदन हो गया है। प्रथम सदन तो कैबिनेट और प्रशासन है जो विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है। तो जो स्वयं लोक सदन है वह खुद ही द्वितीय सदन हो गया है। सारा कार्य कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा एक अनुपयोगी संस्था ही सिद्ध होगी। दूसरा, शासन कार्य में समय का बहुत महत्व होता है और संसदीय पद्धति में वैसे ही किसी प्रस्ताव पर विचार करने में लंबा समय लगता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, इस प्रकार एक लंबा समय लगता है किसी विधेयक को पारित करने में। ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा अनावश्यक विलंब करने का ही कार्य करती है। और तीसरा कारण क्या दिया है उन्होंने? जहां तक विधेयकों को दोहराने का संबंध है कि जो लॉर्ड सभा द्वारा विचार किया जाता है लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर, तो इसे दोहराने का कार्य कहते हैं। अगर केवल दोहराने का ही कार्य लॉर्ड सभा द्वारा किया जाता है तो ऐसा कार्य इस विशाल सदन की अपेक्षा एक समिति के माध्यम से किया जाना बेहतर होगा। विधेयकों का प्रारूप बनाने वाले और कानून के विशेषज्ञों की समिति द्वारा यह कार्य बेहतर तरीके से, अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। लॉर्ड सभा तो राजनीतिक रूप से समय के नितांत विरुद्ध संस्था है। ठीक है ना? तो ये 3 कारण ग्रिब्स ने बताए हैं कि अनुपयोगी क्यों है। लास्की के द्वारा भी इन्हीं आधारों पर लॉर्ड सभा की अनावश्यकता और अनुपयोगिता बताई गई है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के थे चर्चिल, उन्होंने कहा है लॉर्ड सभा अप्रतिनिधिक, अनुत्तरदायी एवं अनुपस्थित संस्था है। तो ये कथन है चर्चिल का लॉर्ड सभा के बारे में। जब हम लॉर्ड सभा की आलोचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं और परीक्षा में जब आए
तो ऐसे जो कथन होते हैं उन कथनों को आप अपने उत्तर में शामिल कीजिए ताकि आप एक बेहतर आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख पाएं। तो बच्चों, यह था लॉर्ड सभा की आलोचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनकी चर्चा की थी। इसी क्रम में हम जारी रखते हैं इसको और अब बात करते हैं लॉर्ड सभा की उपयोगिता की। अभी तक हमने लॉर्ड सभा की आलोचना के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि क्या वर्तमान समय में लॉर्ड सभा की भी कोई उपयोगिता है, और है तो किन आधारों पर। हम देखते हैं, यद्यपि शक्तियों की दृष्टि से लॉर्ड सभा बहुत अधिक निर्बल है और रचना के आधार पर इसे बहुत अधिक दोषपूर्ण भी कहा जाता है, फिर भी सामान्य विचार यही है कि लॉर्ड सभा में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सुधार करते हुए इसे बनाए रखा जाए, क्योंकि इसकी उपयोगिता है। और उपयोगिता के क्या आधार हैं? नंबर 1, लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश, अर्थात लॉर्ड सभा जो है लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाती है। लॉर्ड सभा के न होने पर लोक सदन स्वेच्छाचारी हो सकता है और उसके द्वारा जनता की स्वतंत्रता के साथ मनमाने तरीके से खिलवाड़ किया जा सकता है। अतः लोक सदन की अधिनायकवादी मनोवृत्ति पर रोक लगाने के लिए लॉर्ड सभा का अस्तित्व आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो पहला जो उपयोगिता है उसकी क्या है कि यह लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर, उसकी मनमानी पर अंकुश लगाती है ताकि वह जनता की स्वतंत्रता के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। दूसरा है लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार। लॉर्ड सभा की उपयोगिता का सबसे प्रमुख आधार यह है कि वह लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करती है। वर्तमान समय में लोक सदन के पास समय की कमी, अत्यधिक कार्यभार और वाद विवाद को नियंत्रित करने हेतु गिलोटिन जैसे नियमों की व्यवस्था के कारण अनेक बार विधेयकों में प्राविधिक अर्थात तकनीकी कमियां रह जाती हैं। लॉर्ड सभा के पास समय की कमी है, कार्यभार भी अधिक है और वाद विवाद को नियंत्रित करने के लिए गिलोटिन नामक नियम का उपयोग किया जाता है। इस वजह से कई बार अनेक विधेयकों में कुछ तकनीकी या प्राविधिक कमियां रह जाती हैं। लॉर्ड सभा में अपेक्षाकृत स्वतंत्र वाद विवाद होने के कारण विधेयकों पर पूर्ण विचार कर इन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। लॉर्ड सभा द्वारा किए जाने वाले इस कार्य के महत्व को लोक सदन भी स्वीकार करता है। ठीक है, कई बार लोक सदन के पास समय की कमी होती है, कार्यभार भी अधिक होती है और गिलोटिन के नियमों की व्यवस्था जो है उसके द्वारा जो चर्चा है उसे समाप्त कर दिया जाता है और पूरी चर्चा उस पर नहीं हो पाती। इस वजह से विधेयकों में कुछ तकनीकी खामियां या प्राविधिक कमियां रह जाती हैं और लेकिन लॉर्ड सभा के पास समय का अभाव नहीं है और उसके जो वाद विवाद होते हैं किसी विधेयक पर वे अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से होते हैं। तो इस वजह से उन विधेयकों की कमियों को लॉर्ड सभा के विचार विमर्श के दौरान दूर किया जा सकता है। और खास बात क्या है, इस बात के इस कार्य के महत्व को लोक सदन भी स्वीकार करता है। ब्रिटिश संविधान के लचीला होने तथा ब्रिटेन में स्विट्जरलैंड के समान लोक निर्णय, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां पर लोक निर्णय की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, यानी किसी विधेयक पर जनता की क्या राय है इसको जानने की व्यवस्था है। अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, लेकिन न तो ब्रिटेन में लोक निर्णय की व्यवस्था है और न ही अमेरिका के समान न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। इस कारण पुनर्विचार के सदन की आवश्यकता उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। मतलब जो कार्य लॉर्ड सभा द्वारा किया जाता है, पुनर्विचार का कार्य किया जाता है, उसकी वजह से लॉर्ड सभा की आवश्यकता उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। ऑक तथा जिंक ने इस तथ्य पर बहुत बल दिया है कि लॉर्ड सभा की जो पुनर्विचार के कार्य हैं उसकी वजह से उसकी उपयोगिता है। नेक्स्ट है सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था और योग्यता का भंडार। लॉर्ड सभा जो है सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था है और खास बात वह योग्यता का भंडार है। लोक सदन के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इस कारण समाज में बहुमत रखने वाले निम्न वर्गों को ही इसमें प्रतिनिधित्व मिल पाता है। जो समाज में बहुमत रखते हैं उन्हीं लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिल पाता है।
लॉर्ड सभा समाज के निहित स्वार्थों और वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, संख्या में कम हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व यह प्रदान करती है और ब्रिटिश संसद में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर एक आदर्श व्यवस्थापिका का रूप देती है। कहने का मतलब यह है कि निर्वाचन में समाज के जिन लोगों को लोक सदन में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, उनका प्रतिनिधित्व लॉर्ड सभा द्वारा किया जाता है और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको एक आदर्श व्यवस्थापिका का रूप इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त देश में अनेक ऐसे योग्य, अनुभवी और विद्वान व्यक्ति होते हैं जिनका संसद में होना देश के लिए बहुत लाभकारी होता है, किंतु जो संकीर्ण गुटवादिता और चुनाव के गंदे दलदल से बचना चाहते हैं, बहुत से योग्य लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका संसद में होना देश के लिए लाभकारी है। लेकिन ये लोग जो राजनीतिक गुटबंदी होती है, चुनाव का गंदा दलदल होता है, उससे दूर रहना पसंद करते हैं। इन सदस्यों को लॉर्ड सभा द्वारा मनोनीत करके उनकी योग्यता से देश को लाभान्वित किया जा सकता है। तो यह उसकी उपयोगिता है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा में कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अनेक भूतपूर्व मंत्री, प्रसिद्ध न्यायवेत्ता, उद्योगपति, श्रमिक संघों के ख्याति प्राप्त नेता, समाजसेवी और ज्ञान विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर कार्य कर चुके व्यक्ति होते हैं। इस दृष्टि से लॉर्ड सभा को योग्यता का भंडार कहा जा सकता है। ठीक है, तो लॉर्ड सभा जो है योग्यता का भंडार है, यह इसकी एक उपयोगिता। नेक्स्ट है व्यवस्थापन कार्य में भी लॉर्ड सभा सहायता करती है, सहायक है। किस तरीके से? कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट जो है उसकी धारणा को अपना लिए जाने के बाद लोक सदन का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है। जब से हमने वेलफेयर स्टेट की धारणा को अपनाया है, कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाया है, तो लोक सदन का कानून निर्माण संबंधी जो कार्य है बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में अकेले लोक सदन द्वारा यह समस्त कार्य नहीं किया जा सकता। लॉर्ड सभा के द्वारा लोक सदन के कार्यभार को कम किया जा सकता है। निजी विधेयक और बहुत अधिक महत्वपूर्ण किंतु अविवादग्रस्त विधेयकों को पहले लॉर्ड सभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। बहुत से निजी विधेयक होते हैं और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है किंतु अविवादग्रस्त है, जिनको लेकर कोई विवाद नहीं है, तो ऐसे विधेयकों को लॉर्ड सभा में प्रस्तावित किया जा सकता है और लॉर्ड सभा में इन विधेयकों पर गंभीरता के साथ विचार किए जाने के बाद इन्हें लोक सदन में भेजा जा सकता है। इस प्रकार लोक सदन के समय और शक्ति की बचत हो जाती है। इस संबंध में लॉर्ड सभा की उपयोगिता स्वीकार करते हुए मार्टिन लिंडसे ने कहा है, लॉर्ड सभा के व्यवस्थापन संबंधी कार्यों की समाप्ति से लोक सदन का कार्यभार बहुत अधिक बढ़ जाएगा, लगभग दुगुना हो जाएगा। तो व्यवस्थापन कार्य में लॉर्ड सभा लोक सदन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है। पांचवा है जनमत को प्रभावित करने का साधन। लॉर्ड सभा जो है जनमत को भी प्रभावित करती है। लोक सदन के वाद विवाद दलगत निष्ठा से आबद्ध होते हैं, यानी उन जो वाद विवाद होते हैं, जिन मुद्दों पर वाद विवाद किया जाता है, उनमें दलगत राजनीति का समावेश होता है और सदस्यों के सिर पर दलीय अनुशासन का चाबुक मंडराता रहता है, यानी जो सदस्य होते हैं उन्हें दल के अनुशासन में रहते हुए कार्य करना होता है, उनको डर रहता है दलीय अनुशासन का। इस प्रकार लोक सदन के विवादों में उच्च स्तर का अभाव रहता है राजनीतिक गुटबंदी की वजह से, दलगत निष्ठा की वजह से। परंतु लॉर्ड सभा में दलीय अनुशासन और वाद विवाद पर प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं होती। इस कारण सार्वजनिक महत्व के नीति संबंधी विषयों पर मुक्त रूप से विचार विनिमय होता है। व्यवहार के अंतर्गत भी यह देखा गया है कि लॉर्ड सभा के विवाद अधिक उच्च स्तरीय होते हैं। एंड्रे मैथ्यूआर्ट के अनुसार लॉर्ड सभा लोकमत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। ठीक है, तो अपने विचार विमर्श के कार्य के द्वारा जनमत को प्रभावित करती है, क्योंकि लॉर्ड सभा में दलीय अनुशासन और दलगत निष्ठा का कोई बंधन नहीं होता, तो मुक्त रूप से इसमें विचार विमर्श होता है। इस वजह से वे बेहतर तरीके से जनमत को प्रभावित करने का एक साधन बन जाती है। छठी है उपयोगिता ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल। जो लॉर्ड सभा है ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल भी है। लॉर्ड सभा इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि वह
ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल है। ब्रिटिश जाति स्वभाव से ही रूढ़िवादी है और परंपरागत संस्थाओं के प्रति स्नेह रखती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटिश जो संविधान है वह परंपराओं पर आधारित है, क्योंकि वहां की जो जनता है वो परंपरा प्रिय है, रूढ़िवादी है, परंपरागत संस्थाओं के प्रति स्नेह रखती है। स्वाभाविक रूप से सदियों से चली आ रही संस्था अर्थात लॉर्ड सभा का अंत ब्रिटिश जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। हैरिसन ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि ब्रिटेन में द्वितीय सदन कायम है क्योंकि वह सदा ही रहा है। ब्रिटिश राजनीति और व्यवस्थापन क्षेत्र में लॉर्ड सभा की उपयोगिता बताते हुए डॉक्टर फाइनर ने लिखा है कि यह सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है, क्योंकि इसे विधेयक, नीति या प्रशासन पर किसी भी स्थिति में वाद विवाद करने का अधिकार है। इसकी सदस्यता का एक बड़ा भाग ज्ञान और राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक अनुभवों की दृष्टि से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। तो डॉक्टर फाइनर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है लॉर्ड सभा की उपयोगिता बताते हुए। तो बच्चों, तो ये इन 6 बिंदुओं से 6 जो हमने चर्चा की है उपयोगिता सिद्ध होती है लॉर्ड सभा की, कि यह है कि अभी भी जो लॉर्ड सभा है वह क्यों उपयोगी है। और जो आलोचना की जाती है कि समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन इसे समाप्त करना ठीक नहीं है क्योंकि इसकी उपयोगिता अभी भी है। हमने निम्न बिंदुओं के अंदर चर्चा की है कि लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाती है, लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करती है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और अनुभव का भंडार है, व्यवस्थापन कार्य में लोक सदन की सहायक संस्था है, जनमत को प्रभावित करती है और ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल है। तो बच्चों, आज का विषय यहीं टॉपिक ये समाप्त होता है। आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। इस व्याख्यान की PDF फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं।